हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रणव शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मोशन फाउंडेशन। बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम यहां पर कुछ पीवाईक्यूज कर रहे हैं ओलंपियाड्स के, एनएसओ, आईओएस, एनएसटीएससी के। अभी तक हमने कई सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज देख लिए हैं। ओके, हमने रिफ्लेक्शन, लाइट शैडो रिफ्लेक्शन के देख लिए, मैग्नेटिज्म के देख लिए हमने यहाँ पर पीवाईक्यूज। ओके, हमने सारे कुछ चैप्टर्स के देख लिए। अब आज इस क्लास में हम क्या करेंगे, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, एक क्लास में एक पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में कुछ पीवाईक्यूज कर रहे थे। आज हम यहाँ पर कुछ चैप्टर्स के एक साथ पीवाईक्यूज करेंगे। ओके, अब तो करना क्या है, आपको हर बार की तरह नोटबुक और पेन लेकर बैठना है। राइट, क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, आपको सबसे पहले उसको सॉल्व करना है, उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और उसके बाद अगर नहीं आए या कुछ मिसमैच हो तो आप यहाँ पर सॉल्यूशंस देख सकते हैं। ओके, तो चलो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और देखते हैं हमारा क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शंस। हमारे पास यहाँ पर तीन ऑप्शंस हैं, हमें यहाँ पर इनको पढ़ना है और कौन सा सही है उसको हमें यहाँ पर टिक करना है। तो पढ़ते हैं सबसे पहले कौन सा है। अ मेटल कॉइन ऑफ 10 ग्राम इज हेवियर, मेटल कॉइन ऑफ 10 ग्राम इज हेवियर देन द फेदर ऑफ द सेम मास। देखो, हेवियर मतलब यहाँ पर वेट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वेट की बात हो रही है। हम जानते हैं बच्चों, वेट क्या होता है, वेट बराबर होता है mg, है ना। यहाँ पर m क्या है, मास है, और g क्या है, एक्सलरेशन बाय ग्रेविटी है। ठीक है, एक्सलरेशन बाय ग्रेविटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेट होता है वो दो फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। पहला है हमारा मास, सेकेंड है ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन, मतलब ऐसा एक्सलरेशन जो ग्रेविटी की वजह से होता है। आप कहोगे सर ग्रेविटी क्या होती है, तो बच्चों ग्रेविटी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो अर्थ हर ऑब्जेक्ट पर लगाती है। मैंने यहाँ पर ये इस प्रेजेंटर को पकड़ रखा है, जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो नीचे की तरफ आया, क्योंकि अर्थ इस पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रही थी, तो हम कहेंगे कि ऊपर से नीचे आया ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज हुई फोर्स की वजह से। अभी इसकी वेलोसिटी 0 है, u बराबर 0। जब नीचे की तरफ आएगा तो कुछ वेलोसिटी होगी इसकी, राइट। अब अगर इसकी कुछ वेलोसिटी है यहाँ पर, है ना, इसके अगर कुछ वेलोसिटी है तो मतलब एक्सलरेशन आया, वेलोसिटी चेंज हुई मतलब एक्सलरेशन आएगा, राइट। सॉरी, तो कुल मिला के बात ये थी कि वेट किस पर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के मास पर एंड उस पर लगने वाले ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन पर। यहाँ पर हमें गिवन क्या क्या है, एक तो 10 ग्राम का कोइन गिवन है, मेटल कोइन है, और 10 ग्राम का हमारे पास फेदर गिवन है। सिंस दोनों का मास सेम है, और ये जो ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन है ये भी बच्चों कांस्टेंट लेके चलते हैं हम सरफेस से कुछ हाइट तक, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंस दोनों फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब जो वेट होगा वो भी कैसा होगा, सेम होगा। मीन्स जो वेट है, तो वेट ऑफ कोइन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ हमारे पास फेदर होगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास जो होगा एकदम फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो ये बराबर नहीं बता रहा। सेकंड क्या है, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो, इनर्शिया क्या होता है बच्चों, इनर्शिया हर ऑब्जेक्ट की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपनी चेंज इन स्टेट का अपोज करता है। हमने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था, तब पढ़ा था स्टेट, है ना, आइडिया ऑफ रेस्ट एंड मोशन। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि दो तरह की स्टेट होती है, एक रेस्ट और एक मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो रेस्ट पर है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है मतलब वो किस में है बच्चों, मोशन में है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है। अब इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया मतलब अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। अगर वो रेस्ट पे है तो वो इनफाइनाइट टाइम तक रेस्ट पर रहेगा, मोशन में है तो इनफाइनाइट टाइम तक मोशन में रहेगा। जो इनर्शिया होता है ये मास के प्रोपोर्शनल होता है ना। जो इनर्शिया होता है हमारे पास, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। मास जितना ज़्यादा, इनर्शिया भी उतना ज़्यादा, ठीक है, और मास जितना कम, इनर्शिया भी उतना कम। तो ये ऑब्जेक्ट की साइज पर डिपेंड नहीं करता, बट यहाँ पे लिखा हुआ है डिपेंडेंट, मतलब ये भी हमारे पास फॉल्स हो गया है। थर्ड है, व्हेन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज इंक्रीजेस। ये एकदम सही है भाई, हमने यहाँ पे पढ़ा है भी, W बराबर mg होता है ना। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मीन्स अगर मास इंक्रीज होगा तो जो वेट है वो भी क्या होगा,
इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर कोई शक वाली बात नहीं है। मीन्स हमारे पास केवल और केवल ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट जो थर्ड है वो सही है। अगर ऑप्शन हम चेक करेंगे यहाँ पर तो ऑप्शन हमारे पास मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ओनली। ठीक है बच्चों, थर्ड वाला एकदम करेक्ट है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ 2 मीटर इज यूज्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 20 न्यूटन टू अ हाइट ऑफ 1 मीटर, फाइंड द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड टू दैट हाइट यूजिंग एन इंक्लाइन प्लेन। देखो भाई, हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, फलक्रम लगा हुआ है यहाँ पर, एफर्ट हमें गिवन है ओके, और लोड हमें गिवन है यहाँ पर। देखो हम जानते हैं जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है, ये मैकेनिक जो हमारे पास चैप्टर है यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ मशीन्स, वहाँ से आया है। हम जानते हैं जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है एफर्ट, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एफर्ट, इक्वेशन नंबर 1। और एक मैकेनिकल एडवांटेज का हमारे पास फॉर्मूला होता है L अपॉन एच। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। देखो ये L अपॉन एच क्या है, ये लोड आर्म और एफर्ट आर्म वाली जो हाइट है उसका हमारे पास यहाँ पर लेंथ होती है। ठीक है, तो देखो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 की बात करेंगे, देखो अगर हमें यहाँ पर लोड गिवन है ना, अगर हम मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लेंगे तो हम एफर्ट आराम से निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, हमें एफर्ट तो निकालना है, फाइंड एफर्ट, हमें एफर्ट निकालना है, बट हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज नहीं है। सिंस हमें एच और एल गिवन है तो हम यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे और निकालने के बाद यहाँ पर वैल्यूज उसकी पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा L अपॉन एच। एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर 2 मीटर है। देखो लेंथ कितनी है 2 मीटर, अपॉन यहाँ पर एच की वैल्यू 1 है, तो मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पर हमें मिल जाएगा यहाँ से 2। अब अगर मैकेनिकल एडवांटेज 2 है तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, है ना, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 बराबर लोड अपॉन एफर्ट। तो 2 बराबर लोड की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 न्यूटन गिवन है ऑलरेडी, एफर्ट ई हमारे पास यहाँ है ना, तो एफर्ट बराबर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2, तो एफर्ट हमारे पास आ जाएगा 10 न्यूटन। अच्छा मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा है लोड और एफर्ट क्या है। देखो भाई, जो फोर्स हम मशीन पर लगाते हैं उसे हम एफर्ट बोलेंगे, और जो फोर्स मशीन अप्लाई कर रही है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम लोड बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एफर्ट हमने जितना यहाँ पर फोर्स लगाया उसे हम बोलेंगे 10 न्यूटन का। ठीक है, मतलब हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो मशीन ने बदले में हमें 20 न्यूटन का फोर्स जनरेट करके दिया हमारे काम के लिए। ठीक है, इसे हम सिंपल लैंग्वेज में से समझ सकते हैं। इजी क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट इसको एक बार देख ले बच्चों, इंपॉर्टेंट है ओलंपियाड्स के लिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कर लें आप लोग और हम आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, 10 न्यूटन का इसका हमारे पास आंसर होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, अ नट इज प्लेस्ड इन अ नट क्रैकर 85 सेंटीमीटर फ्रॉम द फिक्स्ड एंड। हमारे पास एक नट क्रैकर है। ठीक है, नट क्रैकर सेकंड क्लास का लीवर होता है हमारे पास, है ना, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर फिक्स एंड से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक नट रखा हुआ है उसमें। ठीक है, इफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द नट इज 100 न्यूटन, मतलब फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है वो 100 न्यूटन का, मतलब कितना क्या गिवन है हमें यहाँ पर, एफर्ट गिवन है ना, हम एफर्ट लगा रहे हैं 100 न्यूटन का। उसके बाद फोर्स नहीं एक मिनट को, इफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द नट, अच्छा नट जो मशीन में अंदर है वो फील कर रहा है 100 न्यूटन का फोर्स, मीन्स हमें लोड गिवन है, हमें यहाँ पर लोड गिवन है, लोड हमें गिवन है यहाँ पर 100 न्यूटन, एफर्ट हमें यहाँ पर गिवन है 20 न्यूटन, है ना, व्हेन फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑफ द फ्री एंड ऑफ द नट क्रैकर, फाइंड द लेंथ ऑफ द नट क्रैकर। हमें यहाँ पर लेंथ निकालनी है, नट क्रैकर की लेंथ निकालनी है भाई। ठीक है, हमें यहाँ पर नट क्रैकर की लेंथ निकालनी है। तो देखो इसके लिए हमारे पास सिंपल सा एक प्रिंसिपल होता है, वो प्रिंसिपल हमें बताता है कि लोड
मल्टीप्लाई लोड आर्म इज इक्वल्स टू एफर्ट मल्टीप्लाई एफर्ट आर्म। हमें एफर्ट आर्म यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। लेंथ ऑफ द नट क्रैकर हमें एफर्ट आर्म निकालनी है, ओके। लोड आर्म हमें यहाँ पर गिवन है जो कितनी है 5 सेंटीमीटर है, राइट। तो हम यहाँ से लिखेंगे 20, कोई बात नहीं, ओके। हम यहाँ से लिखेंगे भाई लोड कितना थे हमारे पास 100 मल्टीप्लाई लोड आर्म कितना है भाई 5 है, डिवाइडेड बाय एफर्ट कितना लगा रहे हैं 20 इंटू एफर्ट आर्म। तो एफर्ट आर्म क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर, एफर्ट आर्म हमें यहाँ पर मिलेगा 100 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 20 और 5 4 ज़ा 20 4 25 ज़ा 100, मतलब एफर्ट आर्म हमें मिल जाएगा यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, राइट। तो ऑप्शंस अगर हम देखें यहाँ पर तो लेंथ होगी 25, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं अगर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 25 सेंटीमीटर होगा। इजी था ये वाला क्वेश्चन भी, बस हमें प्रिंसिपल ये वाला फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। अगर ये वाला फॉर्मूला हमें याद है तो ये जो न्यूमेरिकल है ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अदरवाइज़ हो सकता है हमें थोड़ा सी दिक्कत का सामना करना पड़े, बट ये मैं लेकर ही आपके लिए इसलिए आया हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा इसे देखें और समझें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द फलक्रम नॉट लाई बिटवीन द एफर्ट एंड द लोड। देखो फलक्रम क्या होता है ना, ये समझो। फलक्रम क्या होता है बच्चों, ये आप सबसे पहले समझेंगे। फलक्रम एक पॉइंट होता है जहाँ से जो हमारा लीवर होता है ना वो मूव कर पाए, ठीक है। तो एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल आपने सीसा देखा होगा ये, तो यहाँ पर ये जो फिक्स पॉइंट है इसके चारों ओर मूव कर रहा है ना, तो इसे हम बोलेंगे फलक्रम। क्या बोलेंगे इसे हम, इसे हम बोलेंगे यहाँ पर फलक्रम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी ये फलक्रम है बिल्कुल एक, क्योंकि यहाँ पर इसके चारों इसके और आसपास ये मोमेंट हो रहा है। यहाँ पर भी इसके चारों ओर आसपास मोमेंट हो सकता है, पॉसिबल है ना। बट सी अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पर ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसके चारों ओर मोमेंट हो सके, ठीक है। तो ये वाला जो होगा हमारे पास एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर फलक्रम लाई नहीं कर रहा बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट्स, ठीक है। समझ में आ गया, ये आपको समझना होगा। लोड एफर्ट, लोड आर्म, एफर्ट आर्म, फलक्रम क्या होते हैं, पूरा चैप्टर में हमने इस पर डिस्कशन करा हुआ है, ठीक है। आई होप आपको याद भी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोग्राम इज एट अ पॉइंट ए ऑन द टेबल। एक टेबल पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास हमारे पास 10 किलोग्राम है। इट इज मूव टू पॉइंट बी, वो पॉइंट ए से कहाँ जा रहा है, पॉइंट बी पर जा रहा है। बाय द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर डिस्टेंस से वो ट्रेवल कर रहा है। लाइन ज्वाइनिंग ए बी इज हॉरिजॉन्टल। लाइन ए बी, अगर हम ए बी को ज्वाइन करेंगे तो हॉरिजॉन्टल है, मतलब जो उसका पाथ होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा इस तरफ। व्हाट इज द वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट, द ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो समझो बात को, क्या हो रहा है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक हमारे पास यहाँ पर एक टेबल है और इस टेबल पर अगर हम यहाँ पर छोटी सी टेबल बना देते हैं, चलो ये हमारे पास यहाँ पर टेबल गिवन है। इस टेबल में हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है। इसकी जो डिस्टेंस है वो हमारे पास यहाँ पर 5 मीटर गिवन है। अब हमें कहा जा रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगने वाला वर्क डन हमें निकालना है। देखो भाई पहली बात तो ये कि ऑब्जेक्ट जब यहाँ से इस पॉइंट पर आया तो उसने इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करा। हम जानते हैं ऑब्जेक्ट पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होता है। एक बात और हम जानते हैं कि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहाँ लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा, जो कि mg के बराबर होगा, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स एफ ऑफ जी बराबर कितना होगा, हमारे पास यहाँ पर mg होगा। अब mg लग रहा है नीचे की तरफ, ये शिफ्ट हो रहा है इस तरफ, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इसको इधर मूव नहीं करा रहा। वर्क डन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इससे हम लॉजिकली तो ऐसे समझ सकते हैं कि भाई अगर इधर नीचे की तरफ जाता तब तो कुछ वर्क डन आता, ठीक है। बट
सिंस ये नीचे की तरफ लग रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, मतलब कोई एक ऐसा फोर्स भी होगा जिसको इस तरफ मोशन करा रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट करा रहा होगा, बट वो ग्रेविटेशन फोर्स तो नहीं है क्योंकि लग रहा है नीचे की तरफ। दूसरा तरीका इसका ये है, मतलब एफ ऑफ जी कितना आ जाएगा यहाँ पर, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका एक तरीका और है बच्चों करने का, तरीका क्या है हम जानते हैं, वर्क डन होता है W बराबर एफ डॉट डी होता है ना। अच्छा, और इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है ना, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल भी हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, जिसे हम बोलते हैं कोस थीटा। अब देखो यहाँ पर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, अगर मैं ध्यान से, अगर मैं इसको यहाँ पर दोबारा बनाऊँ ध्यान से, तो इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पर, ये D है, ये फोर्स F है, तो इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी W बराबर, यहाँ पर वैल्यू आएगी W बराबर F डॉट डी कोस 90, सिंस कोस 90 बराबर 0, तो W बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। मीन्स वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आ गया, मैंने दोनों तरीके से आपको समझा थी। आप चाहें तो उसको लॉजिक वाइज सोल्व कर लें, आप चाहें तो इसे वर्क के फॉर्मूले से भी पुट कर सकते हैं, है ना। जहाँ पे कोस थीटा क्या है, ये एंगल है अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच की डायरेक्शन का। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो होगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर ऑफ अ कार एंड अ रोड इंक्रीजेस। कार और टायर, कार के टायर और रोड के बीच का जो फ्रिक्शन है वो कैसे इंक्रीज हो सकता है भाई, व्हेन द रोड इज वेट। देखो भाई, अगर रोड वेट होगा तो रोड और टायर के बीच, आप समझें, जैसे मान लो ये अगर रोड है और ये, एक काम करते हैं यहाँ पे नहीं समझेंगे, मान लो हम यहाँ पर रोड बनाते हैं बच्चों। अच्छा, ये हमारे पास मान लो रोड है और ये कार के टायर है। ठीक है, आई नो थोड़ी अजीब कार बनी है, बट कोई बात नहीं, काम चला लो। अब अगर ये वेट होगा ना, तो अगर हम इसको जूम करके देखेंगे तो मान लो अगर ये रोड है तो रोड पे वेट होने का मतलब है कुछ ऐसा पानी होगा या कोई लिक्विड होगा, तो रोड और टायर के बीच में एक लेयर आ जाएगी जो इनका कॉन्टैक्ट को थोड़ा सा कम कर देगी और वो एज अ लुब्रिकेंट वर्क करेगी और इनके बीच का जो फ्रिक्शन है ना वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो हमें तो क्या करना है, फ्रिक्शन को इंक्रीज करना है। क्या करना है, फ्रिक्शन को इंक्रीज करना है। तो ये वाला तो कॉन्सेप्ट काम नहीं आएगा, तो ये तो हो गया फॉल्स। When the speed of the car is increased, अगर कार की स्पीड होती है तब भी बात नहीं बनेगी। कार की स्पीड इंक्रीज होने से ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो और उसका जो टाइमिंग है वो भी कम हो जाएगा, तो यहाँ पर भी बात नहीं बनेगी, फ्रिक्शन इंक्रीज नहीं होगा। When the surface area of the tire is in contact with the road increase, हाँ ये कर सकते हैं। अगर हम टायर्स की जो विड्थ है उसको बढ़ा दें तो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट जो यहाँ पर होगा, जो टायर का जो कॉन्टैक्ट होगा, जो पार्टिकल्स का जो कॉन्टैक्ट होगा टायर के साथ, वो यहाँ पर हमारे साथ पास इंक्रीज होगा। अगर इंक्रीज होगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा। देखो हमने यहाँ पर मॉडर्न मेथड पढ़ा था फ्रिक्शन का, कि पहली बात तो ये कि कोई भी सरफेस अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो स्मूथ नहीं होती, सब में कुछ ना कुछ पोर्स होते हैं। तो मान लो अगर ये सरफेस रोड की है और अगर हम टायर की बात करें, टायर का हमने विड्थ बढ़ा दी है, टायर को हमने और चौड़ा कर दिया है, तो यहाँ पर मान लो टायर की जो सरफेस होगी वो भी कुछ ऐसी होगी। और अगर ये चौड़ी ज़्यादा होगी तो यहाँ पर देखो आपस में इंटरलॉकिंग हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगी, इंटरलॉकिंग हो जाएगी। ये इंटरलॉकिंग जितनी ज़्यादा होगी, जो फ्रिक्शन होगा वो भी क्या होगा बच्चों, उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर सरफेस कम होगी तो इंटरलॉकिंग कम होगी, मतलब फ्रिक्शन भी जो होगा हमारे पास एकदम कम आएगा। तो जाहिर सी बात है ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट मिल रहा है हमें अभी तक, तो बाकी तो गलत मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी भी एक बार चेक कर लेते हैं, व्हेन देयर आर मोर पैसेंजर इन द कार, इससे भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो एकदम यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। फैक्टर विच अफेक्ट द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट आर। वर्क पर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, पहले हम समझते हैं वर्क क्या होता है। देखो वर्क डन की अगर हम बात करें ना, तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। जो वर्क डन होता है वो होता है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन बराबर फोर्स
इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक इसका फॉर्मूला और होता है, W बराबर F डॉट डी कॉस थीटा, राइट, जो हमने पहले यहाँ पर यूज भी करा हुआ है ना। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, एक तो फोर्स एक डिस्प्लेसमेंट है। अब देखते हैं क्या क्या हमें गिवन है। सबसे पहला है फोर्स अप्लाइड। हाँ बिल्कुल साहब, फोर्स यहाँ पर है, फोर्स पर डिपेंड करता है। फोर्स जितना ज़्यादा, वर्क डन उतना ही ज़्यादा। डिस्टेंस मूव बाय द ऑब्जेक्ट, हाँ बिल्कुल साहब, डिस्टेंस भी हमारे पास है। डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी, अरे डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रेट पाथ में है तो वो भी डिस्टेंस के बराबर ही तो होगी ना। तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा हमारे पास क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा। ठीक है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो मास को कहोगे सर यहाँ पे मास कहाँ से आ गया, तो आप बोलोगे नहीं सर मास पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, राइट, यही होता है ना। थोड़ा सा ध्यान से सोचो, अगर वर्क डन जरूरी क्या हमेशा इसी तरफ हो, मतलब जरूरी है क्या कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग ही जाएगा एक सरफेस पर। हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ हैंग भी तो कर सकते हैं, मतलब उठा भी तो, लिफ्ट भी तो कर सकते हैं। अगर हम इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे तो यहाँ पर लगेगा वर्क बराबर F डॉट डी। डी मतलब मान लो ये हाइट h आ जाएगी, और F क्या होगा यहाँ पर, F लगेगा mg के बराबर। mg क्या यहाँ पर मास होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट वर्टिकली मूव कर रहा है तो यहाँ पर साहब मास भी आएगा, mg डॉट h आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि यस, जो फोर्स होता, जो वर्क डन होता है वो मास पर भी डिपेंड करता है। मीन्स तीनों हमारे पास यहाँ पर सही है, और जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आ गया है ना। आई थिंक यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, काफ़ी इजी चल रहा है काम हमारा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। There is some water in the beaker placed on a pane of a spring balance. If we dip our finger in the water without touching the bottom of the beaker, the reading of the spring is। देखो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं कोशिश करूँगा। वैसे मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, ड्राइंग मेरी इतनी कुछ खास नहीं है, समझने की कोशिश करना। मान लो कि एक हमारे पास यहाँ पर बीकर है, एक हमारे पास यहाँ पर भाई साहब बीकर है, ठीक है, और इस बीकर में भरा हुआ है हमारे पास यहाँ पर जल, ठीक है, जल भरा हुआ है, और ये पेन ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस, और ये एक स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर रखा हुआ भी है ना। अच्छा, स्प्रिंग बैलेंस हम ऐसा बनाते हैं कुछ, इस पेन पर ये रखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। आई थिंक मैं करेक्ट नहीं बना पा रहा बच्चों, एक मिनट रुकना। मान लो ये पेन है और इस पेन के ऊपर एक बीकर रखा हुआ है, ऐसे समझ लो, है ना। एक पेन है, ये स्प्रिंग से कनेक्टेड हो रहा है, स्प्रिंग बैलेंस से कनेक्ट हो रहा है, कुछ ऐसा है ना, और यहाँ पर रीडिंग आ रही है, ठीक, यहाँ पर रीडिंग आ रही है हमारे पास। अब यहाँ पर भरा हुआ है हमारे पास पानी। तो हमसे कहा गया कि अगर हम इसमें फिंगर डालें, इसके बॉटम को टच करें बिना, तो स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग होगी वहाँ पर क्या इफेक्ट आएगा। देखो भाई, आप कहोगे सर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हम उसको टच तो कर ही नहीं रहे। अगर हम इसके पूरे यहाँ पर बॉटम तक आकर टच करते, नीचे की तरफ फोर्स लगाते, तब तो फोर्स इंक्रीज या डिक्रीज होता, या रीडिंग चेंज होती। बट आप लोग सोचोगे सर रीडिंग चेंज नहीं होगी, ऐसा नहीं है बच्चों। देखो हम जानते हैं लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी आप लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को डालोगे तो वो ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट पर बॉयंस फोर्स लगता है ना। हर लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब उस पर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। उस फोर्स को इक्वल करने के लिए ऑब्जेक्ट भी अपने वेट के बराबर mg फोर्स नीचे की तरफ लगाता है ना। तो जब नीचे की तरफ फोर्स यहाँ पर लगेगा
तो जब नीचे की तरफ फोर्स यहाँ पर लगेगा तो उस फोर्स के लगने की वजह से यहाँ पर इसका जो रीडिंग होगी उस रीडिंग में चेंज आएगा, और जो चेंज होगा वो रीडिंग जो होगी वो इंक्रीज़ करेगा, है ना। तो जो रीडिंग होगी वो कैसी होगी बच्चों, यहाँ पर इंक्रीज़ होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। जब हम नीचे की तरफ फोर्स उसमें लगाएंगे तो वो ऊपर की तरफ एक बॉइंट फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को बराबर करने के लिए उसको फोर्स भी लगाता है वो, ठीक है। तो जब हम नीचे लगाएंगे तो फोर्स mg यहाँ पर नीचे की तरफ भी एक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से जो रीडिंग होगी बैलेंस बीम की सॉरी स्प्रिंग बैलेंस की वो वहाँ पर इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्रीज़ आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है। वाटर पार्टिकल्स ऑन हीटिंग बिकम फ्री फ्रॉम देयर एक्साइटिंग अरेंजमेंट, यहाँ तक तो सही है भाई एकदम, ठीक है। टू मूव फास्टर एंड स्केप इनटू द एयर, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया भाई, एयर में नहीं चल जाते, है ना। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो पढ़ते पता लग गया भाई, हाँ ठीक है। हीट करने के बाद थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं एक्साइटिंग अरेंजमेंट से, मतलब रैंडमली मूव करने लग जाते हैं, बट हाँ ऐसा भी नहीं है कि वो फ्री स्पेस में ही चले जाते हैं छोड़कर लिक्विड को, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया हमारे पास यहाँ पर फॉल्स। सेकेंड की बात करते हैं, इन समर ड्यू टू हीट इलेक्ट्रिक केबल्स एक्सपैंड एंड हैंग लूजली फ्रॉम द पोल, हाँ बिल्कुल हम जानते हैं जो मेटल्स होते हैं वो हीट गेन करने के बाद एक्सपैंड होते हैं, है ना। अब एक्सपैंड होते हैं तो जो वायर्स होते हैं वो मेटल के ही होते हैं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं सर्दियों में जो अगर हमें दो पोल्स के बीच में वायर को लगाना है तो थोड़ा सा उसमें हम लेग छोड़ते हैं, ताकि जब सर्दियां होंगी तो वो कूल होकर जो मेटल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, हीटिंग और हीट गेन करके वो एक्सपैंड होती है। तो साहब ये वाला एकदम करेक्ट होगा हमारे पास, ये वाला ट्रू है। थर्ड देखते हैं, कूलिंग ऑफ अ सब्सटेंस स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, ये भी एकदम ट्रू है। जब हम किसी पार्टिकल को कूल करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कूल डाउन हो जाते हैं, एकदम करेक्ट है। स्लो डाउन हो जाते हैं, करेक्ट है। नेक्स्ट कौन सा है, वाटर एक्सपैंड ऑन हीटिंग, हाँ बिल्कुल साहब, वाटर हीटिंग करने पर एक्सपैंड करता है। दस द आइस ऑक्यूपाई मोर स्पेस, हाँ बिल्कुल। जब हम इसको गर्म करते ठंडा करते हैं तब ये क्या करता है, हमारे पास ज़्यादा थोड़ी सी जगह स्पेस घेरता है, ठीक है, ये भी एक्सपैंड होता है। तो इसकी वजह से ज़्यादा स्पेस हमारे पास कवर करता है। जब हम लिक्विड को हीटिंग करते हैं तो इसका जो डेंसिटी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, वाटर ज़्यादा जगह घेरता है, ठीक है, एक्सपैंड हो जाता है थोड़ा सा। और इसी तरह से जब हम इसको ठंडा करते हैं तब भी जो बर्फ़ होता है वो मोर स्पेस यहाँ पर हमारे पास गेन करता है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास ट्रू होगा स्टेटमेंट, मतलब फॉल्स कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला, है ना। तो करेक्ट स्टेटमेंट यही होगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन यही होगा, ए वाला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई एक बार। इन द गेम ऑफ फुटबॉल अ गोलकीपर स्टॉप्स द बॉल, इट इज बिकॉज, एक गेम है फुटबॉल का, उसमें गोलकीपर बॉल को रोकता है बिकॉज फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड द हैंड ऑफ द गोलकीपर, बिल्कुल सही बात है। जब गोलकीपर बॉल को पकड़ेगा तो उनके बीच में फ्रिक्शन होगा तो बॉल रुक जाती है, एकदम करेक्ट है साहब, कोई संशय वाली बात नहीं है, कोई संशय वाली बात यहाँ पर नहीं है, एकदम करेक्ट है। डिक्रीज द स्पीड ऑफ द बॉल ड्यू टू एयर रेसिस्टेंस, कुछ हद तक हाँ सही है, हालांकि इतनी नहीं होती स्पीड डिक्रीज, बट हाँ कुछ हद तक एयर रेसिस्टेंस वर्क करता है, बट इतना भी नहीं करता कि एक बॉल की स्पीड अगर 40 मीटर पर सेकेंड है तो वो एयर रेसिस्टेंस की वजह से 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, नहीं, इतना भी नहीं होता, बट हाँ मामूली रूप से हम कह सकते हैं। तो हाँ ठीक है, डिक्रीज होती है बट ज़्यादा नहीं होती। थर्ड है, सी है, एप्लीकेशंस ऑफ फोर्स बाय द गोलकीपर, ही भी सही है, वो बॉल को रोक पाता है क्योंकि वो उस पर फोर्स अप्लाई करता है ना। बॉल अगर फोर्स लगा रही है इस डायरेक्शन में गोलकीपर पर, तो गोलकीपर उसको रोकने के लिए इस तरफ फोर्स लगाएगा, है ना। तो ये भी एकदम करेक्ट होगा भाई, मीन्स ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो इन द गेम ऑफ फुटबॉल द गोलकीपर स्टॉप्स द बॉल बिकॉज फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड हिज हैंड decrease the speed of ball due to air resistance and application of the force by goalkeeper, all of these are correct answer, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास। सुमित हैंग्स अ स्टील ब्लॉक ऑन अ स्प्रिंग, ठीक है, सुमित ने स्प्रिंग पर एक स्टील ब्लॉक हैंग कर दिया है। द ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग इन द डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर, ये मोशन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, ऊपर नीचे यहाँ पर मोशन कर रहा है। व्हाट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द स्टील ब्लॉक, इस पर कौन सा फोर्स लगेगा। देखो भाई ध्यान से, अगर हम यहाँ पर फोर्स की बात करेंगे तो एक तो इस पर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg,
जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है या फिर फोर्स बाय ग्रेविटी होता है, और एक ऊपर की तरफ इसमें लगता है टेंशन टी। क्या लगेगा? टेंशन टी, या फिर आप इसको स्प्रिंग फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ जो लगेगा जिसकी वजह से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स यह तो लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर नहीं लगेगा ब्लॉक पर, ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? फर्स्ट एंड थर्ड, मीन्स ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारे पास वो यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। Which feature of the solid object cannot be changed by the application of force? हम फोर्स के एप्लीकेशन से सॉलिड की कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं कर सकते? लेंथ कर सकते हैं, शेप कर सकते हैं, स्पीड कर सकते हैं, मास हम उसका चेंज नहीं कर सकते। मास नॉर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, है ना, बाय अ फोर्स, ऐसा तो हम कह सकते हैं, ठीक है। मास जो होता है वो क्या होता है? द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, हम फोर्स के द्वारा उसको चेंज नहीं कर सकते। सो मास को हम चेंज नहीं कर सकते, दिस इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। तो समझ में आया क्या आप लोगों को? ये था हमारा आज का सेशन जहाँ पर हमने कुछ PYQ सोल्व करे थे। आई होप अब तक हम पूरे जो हमारा जो सिलेबस है उसको हम पूरा कवर कर चुके हैं क्लास 6 के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर योर एग्जाम्स, ओके। इसी तरह मेहनत करते रहो, कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, आपके डाउट वहाँ पर जरूर क्लियर किए जाएंगे, ठीक है बच्चों। बाय, हैव अ नाइस डे। इसी तरह से मेहनत करते रहो, थैंक यू।